India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। कोर्ट्स राउंडअप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट्स और लो कोर्ट्स तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट ने किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की याचिका पर सुनवाई की है, जिसमें चल रहे किसान आंदोलन में उठाए गए बड़े मुद्दों में न्यायालय हस्तक्षेप की मांग की गई है, जिसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य की वैधानिक गारंटी की मांग भी शामिल थी। बता दें आपको कि सुनवाई के दौरान न्यायालय ने मौखिक रूप से केंद्र सरकार से पूछा कि वह वास्तविक शिकायतों पर विचार करने के लिए तत्परता क्यों नहीं व्यक्त कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अनशन कर रहे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के उसके आदेश को ये नहीं समझा जाना चाहिए कि ये उनका अनशन तोड़वाने के इरादे से दिया गया है। फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग को लेकर चल रहे किसानों के विरोध प्रदर्शन के तहत डल्लेवाल अनशन पर हैं और जस्टिस सूर्यकांत और सुधांशु धुलिया की पीठ ने ये कहा है कि डल्लेवाल को इस बात की चिंता जरूर करनी नहीं है कि अगर उन्हें चिकित्सा सहायता मिल जाती है तो किसानों का विरोध कमजोर पड़ जाएगा। कोर्ट ने मीडिया रिपोर्टों और पंजाब सरकार की कार्रवाई या निष्क्रियता की भी आलोचना की और जिससे ये धारणा बन सकती है कि डल्लेवाल को ऐसी चिकित्सा सहायता देने का इस्तेमाल चल रहे विरोध प्रदर्शनों को तोड़ने के लिए किया जा सकता है। अदालत ने टिप्पणी की, आपके पंजाब के सरकारी अधिकारी द्वारा मीडिया में जानबूझकर ये धारणा बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि न्यायालय उन पर डल्लेवाल अनशन तोड़ने के लिए दबाव डाल रहा है और हमारे निर्देश उनका अनशन तोड़ने के लिए नहीं थे। हमने सिर्फ इतना कहा कि उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए और फिर उनका अनशन जारी रह सकता है। अस्पताल में भर्ती होने का मतलब ये नहीं है कि अनशन टूट गया। हमारी चिंता उनके जीवन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है और एक किसान नेता के रूप में उनका जीवन अनमोल है। वे किसी भी राजनीतिक विचारधारा से जुड़े नहीं हैं, वे केवल किसानों का मुद्दा उठा रहे हैं। पंजाब सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए महाधिवक्ता गुरमिंदर सिंह ने न्यायालय को आश्वासन दिया कि संबंधित हितधारकों के साथ एक समिति गठित की गई है और राज्य ये सुनिश्चित करने के लिए प्रयास कर रहा है कि डल्लेवाल को आवश्यक सहायता मिले। न्यायालय ने मामले की आगे की सुनवाई 6 जनवरी सोमवार तक टालने की सहमति जताई और न्यायालय को बताया कि डल्लेवाल ने उन्हें चिकित्सा सहायता देने के प्रयासों को इस चिंता के कारण अस्वीकार कर दिया कि इससे किसानों का आंदोलन कमजोर हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के राज्य उपभोक्ता आयोग के निष्कर्षों को बहाल कर दिया है, जिसमें पाया गया कि वर्तमान प्रतिवादी एक नेत्र सर्जन निदान करने में विफल रहा था और मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद अपीलकर्ता को संक्रमण और फोड़ा विकसित होने के बाद सुधारात्मक कदम उठाने में भी विफल रहा था। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस पीबी वराले की खंडपीठ ने इसे मेडिकल लापरवाही करार दिया और राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के इस निष्कर्ष को खारिज कर दिया और इस मामले में कोई लापरवाही नहीं बरती गई। प्रतिवादी को अब 2 महीने के भीतर अपीलकर्ता को 3,50,000 रुपए का मुआवजा देने का निर्देश दिया गया, जिसमें विफल होने पर राशि पर निर्णय की तारीख से इसकी प्राप्ति तक 12% प्रति वर्ष का ब्याज लगेगा। वर्तमान अपीलकर्ता मूल शिकायत करता है, जिसे अपनी दाहिनी आंख में मोतियाबिंद विकसित किया था और 11 जनवरी 1999 को पुणे में अपने क्लिनिक में एक नेत्र सर्जन प्रतिवादी से संपर्क किया था। जांच के बाद उत्तरदाता ने दाहिनी आंख में मोतियाबिंद को हटाने के लिए एक ऑपरेशन की सलाह दी। इसके बाद ऑपरेशन किया गया और अपीलकर्ता को उसे रात में छुट्टी दे दी गई। चेकअप के लिए दोबारा जाने पर अपीलकर्ता ने ऑपरेशन की आंख में तेज दर्द की शिकायत की। पट्टियों को बदल दिया गया और कुछ दर्द निवारक और आंखों की बूंदें निर्धारित की गई।
हालांकि अपीलकर्ता को 25 जनवरी को फिर से अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे कुछ दवाएं और दर्द निवारक गोलियां निर्धारित की गई। अपीलकर्ता ने फिर से तीसरी चिकित्सा राय मांगी और अन्य डॉक्टर से संपर्क किया, जिसने ये भी राय दी कि ऑपरेशन की गई आंख में सेप्टिक संक्रमण था, जिसे पूरी तरह से नुकसान हुआ था और उसे हटाना पड़ा। अपीलकर्ता को अंततः सैन्य अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर अपीलकर्ता ने दाहिनी आंख के लिए अपनी पूरी दृष्टि खो दी। अपीलकर्ता ने प्रतिवादी को जानबूझकर चिकित्सा लापरवाही के लिए कानूनी नोटिस भेजा और 10 लाख रुपए का दावा किया है। इसके बाद अपीलकर्ता ने चिकित्सा लापरवाही के लिए जिला उपभोक्ता फोरम पुणे के समक्ष शिकायत की और 3.5 रुपए के मुआवजे की प्रार्थना की है। बता दें आपको कि जिला उपभोक्ता फोरम ने इस आधार पर अपीलकर्ता की अपील को खारिज कर दिया है। फिर भी महाराष्ट्र के राज्य उपभोक्ता आयोग के समक्ष अपील की। आपको बता दें कि जिसने 26 नवंबर 2015 को अपीलकर्ता की अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया और जिला फोरम के आदेश को रद्द कर दिया। प्रतिवादी को 1 वर्ष के भीतर 3.5 रुपए का मुआवजा देने का निर्देश दिया गया था, जिसमें विफल रहने पर राशि पर प्रति वर्ष 12% का ब्याज लगेगा। बताया भी जा रहा है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन दायर कर नामांकन शुल्क में वर्तमान में एक फैसले के आधार पर 750 रुपए है, जो कि बढ़ाकर 25,000 रुपए करने के निर्देश देने की मांग की गई है। ये आवेदन गौरव कुमार बनाम भारत संघ मामले में दायर किया गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2024 में अपने फैसले में कहा है कि बार काउंसिल अधिवक्ता अधिनियम की धारा 24 के तहत निर्धारित सीमा से अधिक नामांकन शुल्क नहीं ले सकते हैं। 1961 वर्तमान आवेदन के माध्यम से बीसीआई ने फीस बढ़ाने के लिए अधिवक्ता अधिनियम में संशोधन करने के लिए कदम उठाने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग की है। आवेदन की प्रकृति पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए न्यायालय ने इस मुद्दे पर भारत के अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणि से सहायता मांगी है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ के समक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता और बीसीआई के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा ने अदालत को अवगत कराया। बीसीआई नामांकन शुल्क को संशोधित कर रुपए करने के लिए 1961 अधिनियम में संशोधन करने के निर्देश चाहता है। 25,000 और बीसीआई का फंड शुल्क रुपए सामान्य वर्ग के लिए 6,250 रुपए और SC/ST के लिए नामांकन शुल्क रुपए होगा। बता दें आपको कि 10,000 स्टेट बार काउंसिल की ओर से रुपए 2500 बार काउंसिल ऑफ इंडिया को आरबीआई मुद्रास्फीति कैलकुलेटर के अनुसार इसे संशोधित करने की स्वतंत्रता के साथ ही, हालांकि न्यायमूर्ति नरसिम्हा ने सवाल किया कि इसमें न्यायालय की क्या भूमिका है। ये बताया गया कि 1961 के अधिनियम में 1993 में एक संशोधन ने वैधानिक नामांकन शुल्क को बढ़ाकर 750 रुपए कर दिया था और अब जब राज्य बार काउंसिलों को 600 रुपए से अधिक वसूलने पर रोक लगा दी गई तो बार काउंसिल और बीसीआई अपनी मौत बताई जा रहा है कि अपनी मौत मर जाएंगे, क्योंकि वे काउंसिल के सामने आने वाली वित्तीय संकट से निपटने में सक्षम नहीं होंगे। मध्य प्रदेश के धार स्थित भोजशाला विवाद मामले की सुनवाई कर रही जस्टिस ऋषिकेश रॉय की बेंच ने मामले की अगली सुनवाई को सीजेआई जस्टिस संजीव खन्ना के पास भेज दिया है। जस्टिस ऋषिकेश रॉय ने कहा है कि चूंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के मामले चीफ जस्टिस की बेंच सुनवाई कर रही है, इसीलिए इस मामले को सीजेआई के सामने ही रखा जाए। कोर्ट ने ये आदेश मुस्लिम पक्ष की तरफ से दी गई उसे दलील को सुनने के बाद दिया है, जिसमें उनकी तरफ से ये कहा गया कि ये मामला भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत ही आता है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की
इजाजत के बाद हो रहे सर्वे पर रोक की मांग को लेकर मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट आया। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने तब मुस्लिम पक्ष की अर्जी पर सुनवाई करते हुए सर्वे पर रोक लगाने से तो इनकार किया था, लेकिन साथ ही साफ किया था कि सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर हाईकोर्ट अभी कोई कार्रवाई न करे। बताया भी जा रहा है कि धार नगरी की ऐतिहासिक भोजशाला के सर्वेक्षण के बाद एएसआई ने अपनी सर्वे रिपोर्ट में कहा कि परिसर से चांदी, तांबे, एल्यूमिनियम और स्टील के कुल 31 सिक्के बीते दिनों पाए गए थे। ये सिक्के इंडो ससैनियन 10वीं 11वीं सदी, दिल्ली सल्तनत 13वीं 14वीं सदी, मालवा सुल्तान 15वीं 16वीं सदी, मुगल 15वीं 16वीं सदी के कार्य जो काल है उसके थे। साथ ही आपको बता दें कि ये सिक्के 18वीं शताब्दी में धार राज्य में वर्तमान संरचना में पाए गए थे। साइट पर पाए गए सबसे पुराने सिक्के इंडो सासानियन हैं और ये सिक्के 10वीं और 11वीं शताब्दी के हो सकते हैं। ये भी दावा किया गया कि ये सिक्के तब के हैं जब परमार राजा धार में अपनी राजधानी के साथ मालवा में शासन कर रहे थे। जांच के दौरान कुल 94 मूर्तियां, मूर्तिकला के टुकड़े और मूर्तिकला चित्रण के साथ ही वास्तुशिल्प सदस्य देखे गए थे। ये बेसाल्ट, संगमरमर, शिल्ट, नरम पत्थर, बलुआ पत्थर और चूना पत्थर से बने हुए हैं। खिड़कियां, खंभों और प्रयुक्त बीमों पर 4 सशस्त्र देवताओं की मूर्तियां उकेरी गई थी। इन पर उकेरी गई छवियों में गणेश, ब्रह्मा अपनी पत्नियों के साथ, नरसिंह, भैरव, देवी, देवता, मानव और पशु आकृतियां शामिल हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने माना कि केंद्र सरकार का कोई कर्मचारी समयबद्ध पदोन्नति योजना के लाभ के साथ साथ संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रगति योजना के तहत वित्तीय उन्नयन के लाभ का हकदार नहीं है। कोर्ट ने कहा है कि वित्तीय उन्नयन के साथ साथ पदोन्नति के अनुदान को MACPS में उचित रूप से ध्यान में रखा जाना चाहिए और इस पर विचार किया जाना चाहिए। ऐसे मानते हुए कि कोर्ट ने उन कर्मचारियों से वसूली के संबंध में निर्देश जारी किए हैं जिन्हें MACPS के तहत दोहरा लाभ दिया गया। साथ ही केंद्रीय सिविल सेवा संशोधित वेतन नियम 2008 के तहत ग्रेड वेतन भी दिया गया। बताया भी जा रहा है कि साथ ही न्यायालय ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों और इस निर्णय के 1 वर्ष के भीतर रिटायर होने वाले कर्मचारियों से बकाया राशि की वसूली न की जाए, जिन्हें केंद्रीय सिविल सेवा संशोधित वेतन नियम 2008 के कार्यान्वयन पर केंद्र सरकार द्वारा संशोधित वेतन का लाभ दिया गया था। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजू कुमार की खंडपीठ ने संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रगति योजना 2008 के कार्यान्वयन से संबंधित दीवानी अपील में निर्णय सुना है। MACPS प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को ज्वाइनिंग की तिथि 10, 20 और 30 वर्षों की नियमित सेवा पूरी करने पर उन्नयन प्राप्त करने की अनुमति देता है। MACPS के तहत वित्तीय निर्धारण केंद्रीय सिविल सेवा संशोधित वेतन नियम 2008 CCS RP नियम के अनुसार है और ये मुद्दा है कि क्या MACPS 1 जनवरी 2006 से लागू होगा, जिस दिन CCS RP नियम लागू किए गए, क्योंकि कुछ प्रतिवादियों को 2 से 4 साल की सेवा पूरी करने के बाद संशोधन या उच्च वेतनमान के रूप में लाभ दिए गए। सबसे पहले ACPS ने 1 या 2 पदोन्नति के बिना 12 साल और 24 साल की नियमित सेवा पूरी करने पर वित्तीय उन्नयन की परिकल्पना की थी, जबकि MACPS में बिना पदोन्नति के 10, 20 और 30 वर्ष की नियमित सेवा पूरी करने के बाद 3 वित्तीय उन्नयन की परिकल्पना की गई और 1 दशक तक उसी ग्रेड वेतन पर काम जारी रखने की बात कही गई। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि एक प्रतिवादी CCS RP नियमों के अनुसार उनके द्वारा अर्जित सभी वित्तीय उन्नयन को ध्यान में रखने के बाद ही MACPS के लाभों के हकदार होंगे। दलित अधिकार कार्यकर्ता आनंद तेल तुंबड़े ने 2018 के भीमा कोरेगांव हिंसा में उनकी कथित भूमिका के लिए उनके खिलाफ मामला बंद करने की मांग करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मई 2024 में एक विशेष राष्ट्रीय जांच एजेंसी अदालत ने मामले से बरी करने की उनकी याचिका को खारिज कर दिया था।
विशेष अदालत के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय की समक्ष तेल तुबंडे की याचिका को न्यायमूर्ति सारंग कोतवाल और एमएस मोदक की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आई और जब न्यायमूर्ति कोतवाल ने मामले से खुद को अलग करने का फैसला किया। न्यायमूर्ति कोतवाल ने कहा कि उन्होंने एकल न्यायाधीश के रूप में कई जमानत याचिकाओं पर सुनवाई की है और न्यायिक औचित्य की मांग की है। इस पर एक अलग पीठ द्वारा सुनवाई की जानी चाहिए। एनआईए द्वारा तेल तुबंडे के खिलाफ मामला ये था कि वह दिसंबर एल्गर परिषद कार्यक्रम के संयोजकों में से एक थे और जहां उन्होंने 1 जनवरी 2018 को दंगों को जन्म देने वाले भड़काऊ भाषण भी दिए थे। वे वर्तमान में इस मामले में जमानत पर बाहर हैं और एक विशेष अदालत ने जुलाई 2021 में उनकी जमानत याचिका को ये कहते हुए खारिज कर दिया था कि वह प्रतिबंधित संगठन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादियों के सदस्य थे। हालांकि नवंबर 2022 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे बरकरार रखा। बॉम्बे हाई कोर्ट की जस्टिस सारंग कोतवाल ने भीमा कोरेगांव मामले में एक आरोपी प्रोफेसर आनंद तेल तुबंडे की अपील पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। जस्टिस कोतवाल जो अब खंडपीठ का नेतृत्व कर रही हैं, उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्होंने भीमा कोरेगांव मामले में तेल तुबंडे सहित कई आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई की और फैसला सुनाया। जस्टिस कोतवाल ने मामले की सुनवाई शुरू होने पर कहा कि मुझे लगता है कि न्यायिक मर्यादा का पालन किया जाना चाहिए, इसलिए मुझे लगता है कि मैं इन मामलों की सुनवाई नहीं करूंगा। तेल तुबंडे ने मुंबई की विशेष अदालत द्वारा मई 2024 में पारित आदेश को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें उनके खिलाफ प्रथम दृष्टया सबूतों का हवाला देते हुए उन्हें मामले से मुक्त करने से इनकार कर दिया था। और हालांकि जब मामले की सुनवाई शुरू की गई तो जस्टिस कोतवाल ने उक्त अपील की सुनवाई से खुद को अलग कर दिया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीपीआई के नेता गोविंद पानसरे की 2015 में हुई हत्या के मामले में जांचकर्ताओं द्वारा की गई प्रगति की निगरानी खत्म करने का फैसला किया। जस्टिस एएस गडकरी और जस्टिस कमल खट्टा की खंडपीठ ने आज ये टिप्पणी की। जांच एजेंसी के लिए मुख्य कार्य 2 फरार आरोपी का पता लगाना था और ऐसे में अदालत ने कहा है कि इस पहलू की निगरानी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे लिए स्पष्ट है कि जांच के लिए एकमात्र पहलू फरार 2 आरोपियों का पता लगाना है। केवल फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए इस न्यायालय द्वारा जांच की निगरानी आवश्यक नहीं है और जिसमें कहा गया कि बेंच ने इन शर्तों पर मामले की उच्च न्यायालय की निरंतर निगरानी के खिलाफ कुछ आरोपियों द्वारा दायर याचिका का निपटारा किया और उसने ट्रायल कोर्ट को मुकदमे में तेजी लाने का निर्देश दिया। साथ ही कहा कि सुनवाई आयोजित की जानी चाहिए। दैनिक आधार पर पंसारे की जो फरवरी 2015 में कोल्हापुर में उनके घर के पास चरमपंथियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। 5 दिन बाद उन्होंने दम तोड़ दिया। उनकी बेटी स्मिता पंसारे ने बेटी की जांच की धीमी प्रगति पर चिंता जताते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया। उन्होंने ये भी तर्क दिया कि पानसरे और नरेंद्र दाभोलकर, एम कलबुर्गी और गौरी लंकेश जैसे अन्य कार्यकर्ताओं की हत्या में एक बड़ी साजिश थी। उन्होंने तर्क दिया कि चारों हत्याएं आपस में जुड़ी हुई थी और इन हमलों के पीछे का मास्टरमाइंड एक ही था। पानसारे की हत्या की जांच पहले राज्य पुलिस के अपराध जांच विभाग की एक जांच जो टीम है उसके द्वारा की गई थी और अगस्त में 2022 उच्च न्यायालय के आदेश पर मामला आतंकवाद निरोधक दस्ते को स्थानांतरित कर दिया गया। और बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.